गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हुमैद सिंह, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ। नव भारत देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। अगले आधे घंटे लगातार उन तमाम खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है। लेकिन रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो यूक्रेन से आ रही है। यूक्रेन संकट पर रूस के राष्ट्रपति का संबोधन है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का यूक्रेन पर कंट्रोल हो गया है। साथ ही साथ पुतिन ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि यूक्रेन में नाटो की सैन्य मौजूदगी अभी भी है। यूक्रेन के पास परमाणु हथियार की क्षमता है, ये बात पुतिन ने कही। साथ ही साथ पुतिन ने यह भी कहा कि यूक्रेन का नाटो में शामिल होना देश के लिए खतरनाक है, दुनिया के लिए खतरनाक है। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि अगर यूक्रेन हमला करता है तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसकी चेतावनी भी पुतिन ने दी। साथ ही उन्होंने कहा कि यूक्रेन जिस तरह से काम कर रहा है उसने संविधान का उल्लंघन किया है। साथ ही साथ पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के 2 प्रांतों को बतौर देश मान्यता दे दी है। डोनेत्स्क और लुंगशंक को अलग देश बनाया गया है। पुतिन के फैसले का कई देश विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ यूरोपीय संघ, अमेरिका और ब्रिटेन ने भी पुतिन के द्वारा लिए गए फैसले का विरोध जताया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन और रशिया के बीच का जो तनाव है लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब पुतिन ने बयान जारी कर यह बात कही है कि अगर यूक्रेन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो हमला होगा और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। Реагировать на эту реальную опасность. Тем более, повторю, что западные покровители могут посодействовать появлению на Украине такого оружия, чтобы создать еще одну угрозу для нашей страны. Мы же видим, как настойчиво осуществляется военная накачка киевского режима. В документах НАТО наша страна официально, прямо объявлена главной угрозой евроатлантической безопасности. И в качестве передового плацдарма для такого удара будет служить Украина. Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. Russia is recognizing the breakaway republics of Donetsk and Lugansk. This is plainly in breach of international law. It's a violation, a flagrant violation of the sovereignty and integrity of of Ukraine. It is a repudiation of the Minsk. The Secretary General considers the decision of the Russian Federation to be a violation of the territorial integrity and sovereignty of Ukraine and inconsistent with the principles of the Charter of the United Nations. The United Nations, in line with the relevant General Assembly resolutions, remains fully supportive of the sovereignty, independence, and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders. And expect him not to recognize the independence of Luhansk and Donetsk Oblast. And we are ready to react with a strong, united front in case he should decide to do so. तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन से लगातार बढ़ते तनाव के बीच अब रशिया ने साफ कर दिया है कि अगर यूक्रेन बाज नहीं आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और नाटो ने पुतिन की इन बातों को सिरे से खारिज किया है। अमेरिका ने भी साफ कर दिया कि जिस तरह से पुतिन ने 2 देशों को मान्यता दी है वो नियमों के खिलाफ है। और जिस तरह से पुतिन अपनी मनमानी चला रहे हैं, आने वाले वक्त में तमाम दुनिया के मुल्क मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। और अगर उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया तो नाटो फोर्सेस, ब्रिटेन, साथ ही साथ अमेरिका इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। दिक्कत यह हुई है कि पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के 2 प्रांतों को अलग राष्ट्र की मान्यता दी है। इसका भी विरोध तमाम देश कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने बयान जारी कर कहा कि यह यूरोपीय यूनियन के चार्टर के नियमों के खिलाफ है। साथ ही साथ अमेरिका ने कहा कि जिस तरह से यूक्रेन को लेकर रूस अपनी मनमानी कर रहा है, नाटो फोर्सेस उसे इसका माकूल जवाब देंगी। और इस बड़ी खबर के बाद आए रुक करते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों का, लेकिन फटाफट अंदाज में। देश के नाम संबोधन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा ऐलान। डोनेत्स्क और लुहांस्क को दी अलग देश की मान्यताएं, ऑर्डर पर साइन की। यूक्रेन से तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन को अमेरिका की चेतावनी, कहा युद्ध हुआ
तो हमें जवाबी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है, यूक्रेन को बताया अमेरिका की कठपुतली। नाटो पर पुतिन का बयान, कहा यूक्रेन की सेना को नाटो हेडक्वार्टर से कमांड, यूक्रेन के नाटो से शामिल होने से रूस को खतरा है। यूक्रेन विवाद पर बोले रूस के राष्ट्रपति पुतिन, कहा यूक्रेन एटम बम से रूस पर हमले की योजना बना रहा है। यूक्रेन पर बोलते हुए रूस के राष्ट्रपति ने कहा, रूस के पास यूक्रेन में रूस के लोगों के साथ भेदभाव के सबूत हैं। यूक्रेन में रशियन भाषा को हर जगह से खत्म किया गया। यूक्रेन को लेकर पुतिन के ऐलान के बाद अमेरिका का पहला बयान, कहा दोनों प्रांतों में कारोबार पर लगाएंगे पाबंदी, जल्द जारी करेंगे राष्ट्रपति आदेश। यूरोपीय संघ ने पुतिन के फैसले पर निंदा की, कहा पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय मिन्स्क समझौते का घोर उल्लंघन किया है, संघ यूक्रेन के साथ मजबूती के साथ खड़ा। पुतिन के दोनों देशों को मान्यता देने पर बोले ब्रिटेन के पीएम, कहा पुतिन का फैसला यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन है। पुतिन के ऐलान के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जो बाइडेन से बातचीत की है, जल्द ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से भी बातचीत के आसार हैं। पुतिन के ऐलान के बाद पूर्वी यूक्रेन में जश्न, लोगों ने पटाखे जलाकर खुशी जाहिर की। यूक्रेन रूस तनाव के बीच यूक्रेन की पुलिस ने दी जानकारी, सीमा पर तनाव के बीच सीमावर्ती इलाके में 2 सैनिकों सहित 1 नागरिक की मौत। पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क में एक सरकारी ऑफिस पर विस्फोट, हमले का मंजर वीडियो में कैद। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव को लेकर रूस का स्टॉक मार्केट 10% तक गिरा। यूक्रेन और रूस के तनाव के बीच यूएस ने अपने नागरिकों को जारी की एडवाइजरी, कहा तुरंत यूक्रेन छोड़कर लौटे देश, उड़ानें हो सकती हैं बंद। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया ने आज से शुरू की उड़ानें। 26 फरवरी तक 3 विमानों से देश लाए जाएंगे भारतीय। आज 2 राज्यों में पीएम मोदी चुनावी सभाएं करेंगे। सुबह 11 बजे मणिपुर और दोपहर 3:30 बजे यूपी के बहराइच में रैली कर जनता को संबोधित करेंगे। यूपी में 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार शुरू। सीएम योगी आज राज्य में ताबड़तोड़ 5 सभाएं कर लोगों को संबोधित करेंगे। यूपी के प्रतापगढ़ और प्रयागराज में गृहमंत्री अमित शाह की जनसभा। प्रयागराज में ही जनसंपर्क अभियान के जरिए बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनता को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री के साथ ही आज प्रयागराज में अखिलेश यादव का भी कार्यकर्ता सम्मेलन है। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद 3 जगहों पर पार्टी प्रत्याशियों के लिए जनसभा करेंगे अखिलेश यादव। सैफई में अखिलेश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज, आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। वोटिंग के बाद पोलिंग बूथ पर इंटरव्यू दिया था। यूपी दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गोरखपुर, संत कबीर नगर और बस्ती में जनसभाओं को संबोधित कर आपको वोट देने की अपील करेंगे। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। चुनाव प्रचार कर जनता से कांग्रेस प्रत्याशियों को वोट देने की अपील करेंगे। सोनिया गांधी का बीजेपी सरकार पर अलगाव पैदा करने का आरोप, कहा देश में बेरोजगारी चरम पर, महंगाई से जनता त्रस्त, मोदी और योगी सरकार ने योजनाओं पर लगाई रोक। चुनावी आदेश के उल्लंघन के आरोप में सोनू सूद के खिलाफ मामला दर्ज। विवाद के बाद शूटिंग के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना हुए सोनू सूद। पीएम मोदी के साइकिल वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, प्रधानमंत्री की साइकिल के साथ तस्वीर साझा की। सीएम योगी का राहुल गांधी पर निशाना, संसद में राहुल ने कश्मीर नीति का किया विरोध। राजनीति में ऐसे लोगों को न मिले समर्थन, इन्हें खुद को हिंदू कहने में भी शर्म आती है। प्रियंका का यूपी से बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा बेरोजगारी, महंगाई और आतंक के बारे में क्यों बात नहीं करती सरकार। अमित शाह का प्रियंका गांधी पर हमला, कहा प्रियंका गांधी को आतंकवाद फिजूल बातें लगती। यूपी के आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत, 12 लोगों की हालत गंभीर। आजमगढ़ में जहरीली शराब को लेकर डीएम का बयान, कहा 9 की मौत की खबर गलत, दोषियों पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। आजमगढ़ में जहरीली शराब से मौत के बाद ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाया। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद। आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से मौत के मामले में आबकारी विभाग के 3 कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद तनाव, हत्या के विरोध में आगजनी और झड़प। शिवमोगा में धारा 144 लागू कर दी गई है। कर्नाटक के मंत्री शोभा करांजले ने बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या की जांच एनआईए से कराने की मांग की। हत्या में पीएफआई के हाथ होने का आरोप है।
शिमोगा हत्या मामले में विश्व हिंदू परिषद ने एनआईए की जांच की मांग की है। शिमोगा हत्याकांड को लेकर गृहमंत्री का बयान, कहा 3 आरोपी अरेस्ट किए गए, पूरे मामले में एसडीपीआई पीएफआई लिंक की भी जांच जारी है। शिमोगा हत्या मामले में 3 संदिग्ध आरोपी हिरासत में, पूछताछ जारी है। शिमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी, पुलिस ने जमकर किया लाठीचार्ज, भारी पुलिस बल तैनात। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। कल राज्य सरकार ने अदालत से कहा हिजाब पर बैन नहीं, बस तय यूनिफॉर्म पहने छात्राएं। बेंगलुरु में 8 मार्च तक शिक्षण संस्थानों के आसपास धारा 144 लागू, हालात को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया है। आरएएस मुख्य परीक्षा मामले में मुख्यमंत्री का बयान, राज्य सरकार की प्राथमिकता समय पर हो सभी भर्तियां, परीक्षा स्थगित करने की मांग गलत। 25 और 26 फरवरी को होगी राष्ट्रीय मुख्य परीक्षा, सिलेबस बदलने को लेकर अभ्यर्थियों का राजस्थान विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन जारी। आरएएस परीक्षा मामले में अभ्यर्थियों की मांग को लेकर विपक्ष सदन में उठाएगा मामला, अभ्यर्थियों का धरना अब भी जारी है। तमिलनाडु में निकाय चुनाव की आज मतगणना, शाम तक घोषित हो सकते हैं चुनाव परिणाम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। छात्रनेता अनीश खान की मौत के मामले की जांच करेगी एसआईटी, मामला बनर्जी ने कहा 15 दिनों में सौंपनी होगी रिपोर्ट। राणा यूब कानून से ऊपर नहीं, न्यायिक उत्पीड़न के आरोप गलत, भारत ने यूएन को बताया। टाटा साइरस मिस्त्री को हटाने के फैसले पर ओपन कोर्ट में पुनर्विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट, 9 मार्च को होगी सुनवाई। हंदवाड़ा पुलिस की बड़ी कामयाबी, रजवार इलाके में जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी को गिरफ्तार किया। 9 माओवादी नक्सलवादी सुरक्षा बलों के शिकंजे में 10 लाख का इनामी बलराम उरांव भी पकड़ा गया, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। एबीजी शिपयार्ड के पूर्व अध्यक्ष निदेशक ऋषि अग्रवाल से सीबीआई ने पूछताछ की है। 22,848 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला है। सीबीआई अधिकारियों की एक टीम ने सीबी कार्यालय का दौरा किया, पहली बार आनंद सुब्रमण्यम की हुई जांच। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने सीएम एमके स्टालिन का पुतला दहन किया, जबरन धन परिवर्तन मामले में प्रशासन के सुस्त रवैये के खिलाफ किया विरोध। यूपी के नागपुर में नाबालिग के से कथित रूप से अपहरण और हत्या मामले में एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। लखनऊ में 3 महीना कांस्टेबल मर्डर केस में गिरफ्तार, डीसीपी अमित कुमार आनंद ने जानकारी दी। झारखंड के कोडरमा घाटी के पास कोल्ड ड्रिंक लदा वाहन पलटा, कोल्ड ड्रिंक लूटने की मची होड़, जेसीबी की मदद से वाहनों को हटाया गया। बिहार के वैशाली में सदर अस्पताल में कचरे में मिला दवाइयों का ढेर, स्वास्थ्य विभाग ने दिए जांच के आदेश। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हेरोइन के 7 तस्कर गिरफ्तार, 23 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। जयपुर में बस्सी टोल के पास सिलेंडर से भरे हुए ट्रक में आग लगी, मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद, सिलेंडर खाली होने से टला बड़ा हादसा। मुंबई में ट्रेन में चढ़ते वक्त गिरा एक यात्री, आरपीएफ कर्मी ने यात्री की जान बचाई। गुजरात के भावनगर में बायोडीजल पंप में आग लगी, एक की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी। गुजरात के अमरेली में शेरों का खौफ, खंबा इलाके में सीसीटीवी फुटेज में 2 शेरों को घूमते देखा गया। डीजीसीआई का बच्चों के कोविड वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा फैसला, 12 से 18 साल के बच्चों के लिए कॉर्बीवैक्स वैक्सीन को मंजूरी दी गई। देश में कोविड वैक्सीनेशन का आंकड़ा 175.78 करोड़ के पार पहुंचा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 679 नए केस सामने आए, 21 की कोविड के चलते मौत हुई है। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया पूर्वी लद्दाख का दौरा, सुरक्षा स्थिति का लिया जायजा। 22 फरवरी को यूएई की संसद में विशेष सत्र, स्पीकर ओम बिरला फेडरेशन नेशनल काउंसिल को संबोधित करेंगे। भारत और यूएई को इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट का होगा फायदा, 10 लाख युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फ्रांस के साथ रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पाली से मुलाकात की, विकास और सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की। डेटा लीक से पाक जनरलों का पर्दाफाश, स्विस बैंक में अधिकारियों के पास अरबों डॉलर। इजरायल के नए नौसैनिक रॉकेट अक्षर प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। सूडान की राजधानी खार्तूम में हजारों लोगों ने सड़क पर मार्च निकाला, नागरिक शासन की मांग को लेकर विरोध कर रहे हैं।
फिर फटा माउंट एटना ज्वालामुखी, आसमान में दिखा भीषण धुएं का गुबार। कोलोराडो के एक अपार्टमेंट में 5 लोगों की लाश बरामद, बच्चा और एक वयस्क जिंदा, नशीले पदार्थों के कारण मौत की आशंका। कैलिफोर्निया में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में एक पुलिस अधिकारी की मौत, एक जख्मी। जर्मनी के एसेन शहर में आवासीय परिसर में भीषण आग लगी, 3 जख्मी। ग्रीवदेव कोरफू के पास जलती हुई शिप के अंदर तलाशी अभियान जारी, 10 लोग अभी भी लापता। शिकागो के मल्टी अलार्म ब्लेज में आग लगी, आग पर काबू पाया गया लेकिन एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी। अर्जेंटीना में कोरियन टेस्ट के जंगल में लगी आग से हाहाकार, आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। टाइम्स नाउ भारत से रिद्धिमान साहा ने कहा, सौरभ गांगुली ने मुझे 1 महीने के बाद रिटायर होने की सलाह दी है, लेकिन मैं खेलना जारी रखूंगा। रिद्धिमान साहा से होगी पूछताछ, बीसीसीआई उन आरोपों की जांच करेगा जिसमें एक पत्रकार पर धमकी देने का आरोप लगाया गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में जीत के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया, पहले और दूसरे मैच में रहा अच्छा प्रदर्शन। T20 सीरीज में क्लीन स्वीप झेलने के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान किरण पोलार्ड ने अपनी टीम से कहा, वेस्टइंडीज टीम का अपमान नहीं हुआ है। आईपीएल नीलामी में लगातार झटका, लेकिन बांग्लादेश की टीम में हुए ऑलराउंडर शाकिब अल हसन की वापसी। खतरे में हार्दिक पांड्या का अंतर्राष्ट्रीय करियर, T20 विश्व कप 2022 की रेस में वेंकटेश अय्यर आगे निकले। घर पर एल्यूमिनियम और धातु के टुकड़ों से बनाए पिच, अब पाकिस्तान की धुनाई को तैयार, मोर्नस लबुशन। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अनुभवी खिलाड़ी वेल्लास्वामी रामू वनीता ने अचानक संन्यास लिया, ट्विटर के जरिए दी जानकारी। भारत के युवा ग्रैंडमास्टर आर प्रागनंदा ने बड़ा उलटफेर करते हुए दुनिया के नंबर 1 चेस मास्टर मैग्नस कार्लसन को करारी शिकस्त दी है। नीरज चोपड़ा और दिनेश कार्तिक ब्रिटिश सरकार के वीक ऑफ स्पोर्ट कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ब्रिटिश सरकार ने भारत की आजादी के 75वें साल के मौके पर इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। देश के पहले इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम की ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने समीक्षा की। शाहिद शेख की शॉर्ट फिल्म यात्री कृपया ध्यान दें का ट्रेलर रिलीज हुआ। फिल्म अमेजन मिनी टीवी पर 24 फरवरी से स्ट्रीम होगी। बिजनेसमैन अनिल अंबानी और टीना अंबानी के बड़े बेटे जय अनमोल शादी के बंधन में बंधी गर्लफ्रेंड कृषा शाह के साथ लिए 7 फेरे। पिंक साड़ी में भतीजे जय अनमोल की शादी में पहुंची अनीता अंबानी, खूबसूरती में बहुओं को दी मात। रोशन परिवार में सबा आजाद ने बनाई अपनी जगह, इंस्टाग्राम पर एक फोटो में सबा रोशन परिवार के साथ खाना खाती नजर आई। शादी के बाद फरहान अख्तर शिबानी दांडेकर ने दिया पब्लिक अपीयरेंस के बाद पत्रकारों को मिठाइयां भी बांटी। सैफ अली खान के छोटे बेटे जय का बर्थडे सेलिब्रेशन, तीनों भाइयों से घिरी दिखी सारा अली खान। बॉलीवुड की जानी मानी अदाकारा मीनाक्षी शेषाद्री के नए लुक ने मचाया तहलका, फैंस ने इस लुक के लिए उनकी खूब तारीफ की। आगरा में गर्लफ्रेंड अलीशा संग शादी कर रहे हैं डायरेक्टर लव रंजन, शादी में पहुंचे रणबीर कपूर, श्रद्धा की तस्वीर हुई वायरल। बिग बॉस फेम मजहबी सिद्दीकी ने ग्लैमर दुनिया को कहा अलविदा, पोस्ट शेयर कर कहा अपनी लाइफ को अल्लाह को डेडिकेट करने के लिए छोड़ा। एक्टर विपुल रॉय ने गुपचुप रचाई अमेरिकन गर्लफ्रेंड के साथ शादी, 2 महीने बाद शेयर की तस्वीरें। और आपने देखी देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में, लेकिन अब वक्त हो चला हमारे 1 मिनट न्यूज सेगमेंट का, जिसमें हम तमाम अहम खबरें आपको 1 मिनट में बताने और समझाने की कोशिश करते हैं। पहली खबर रूस से है। रूस और यूक्रेन के बीच टेंशन टॉप पर है। चौथे विश्व युद्ध की वजह बनने वाली इस जंग के हालात पर दुनिया की नजर है। जंग से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्र के संबोधन में यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। देखिए ये रिपोर्ट। इन 3 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में यूक्रेन सीमा पर रूसी सैनिकों का जमावड़ा है। करीब 1.5 लाख रूसी सैनिक जंग के लिए तैयार हैं। तो दूसरी तस्वीर में पूर्वी यूक्रेन के एक हिस्से में आसमान में आतिशबाजी हो रही है। इस आतिशबाजी की वजह है ये तीसरी तस्वीर। ऐसी तस्वीर तब सामने आई जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी जनता को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया। पुतिन ने रूस और यूक्रेन के तनाव के बीच पूर्वी यूक्रेन के 2 अलग अलग इलाके डोनेस्टक और लुंस्क को अलग देश के रूप में मान्यता देने का ऐलान कर दिया। पुतिन के इस ऐलान के बाद इन इलाकों में खुशी की लहर भले ही दौड़ गई, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच तनाव और बढ़ सकता है।
पुतिन के इस ऐलान के बाद अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों ने प्रतिक्रिया दी। अमेरिका ने डोनेस्टक और लुंगसक में कारोबारी प्रतिबंध लागू करने की बात कही, तो ब्रिटेन ने पुतिन के ऐलान को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया। उधर यूरोपीय संघ ने पुतिन के इस फैसले के खिलाफ प्रतिबंध लागू करने की बात कही है। और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के नाम अपने संबोधन में यूक्रेन पर जमकर हमला बोला तो यूक्रेन को रूस के लिए सीधा खतरा बताया। पूरी रिपोर्ट 1 मिनट के भीतर देखिए। रूस को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर जमकर हमला बोला और साफ साफ शब्दों में कहा कि यूक्रेन रूस के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। पुतिन ने कहा यूक्रेन अमेरिका के नियंत्रण में है। रूसी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि यूक्रेन का संविधान विदेशी सैन्य बेस की इजाजत नहीं देता, जबकि यूक्रेन में नाटो ट्रेनिंग सेंटर नाटो के सैन्य ठिकाने के बराबर है। पुतिन ने यह दावा किया कि हाल की घटनाएं यूक्रेन में नाटो के सैनिकों के तेजी से तैनाती के लिए कवर की तरह रही है और यूक्रेन की योजना परमाणु हथियार बनाने की है। पुतिन ने कहा कि हाल के महीनों में यूक्रेन पश्चिमी हथियारों से भर गया है। अगर यूक्रेन को सामूहिक विनाश के हथियार मिल जाते तो वैश्विक स्थिति में बड़ा बदलाव होगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर रूसी गैस चोरी का भी आरोप लगाया और कहा कि वे ऊर्जा का उपयोग रूस को ब्लैकमेल करने के लिए कर चुके हैं। सोवियत रूस के बाद यूक्रेन के व्यवहार को लेकर भी हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वहां के नेता बिना किसी दायित्व के रूस से सभी अच्छी चीजें चाहते हैं। और पुतिन के नए ऐलान से यह तो तय हो गया है कि यूक्रेन और रूस के बीच जंग होकर रहेगी। ऐसे में यूक्रेन में भारतीयों को बाहर निकालने के लिए आज से एयर इंडिया अपनी पहली उड़ान की शुरुआत करने जा रही है। क्या रहेगा पूरा प्लान, 1 मिनट के भीतर इस रिपोर्ट में देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बरकरार है। सीमा पर रूस के सैनिक लगातार अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका लगातार दावा कर रहा है कि रूस हमले के लिए तैयारी कर चुका है और कभी भी हमला कर सकता है। इस बीच यूक्रेन में भारतीयों को निकालने के लिए एयर इंडिया तैयार है और आज से उड़ान भर रहा है। आज के बाद एयर इंडिया 24 और 26 फरवरी को यूक्रेन के बोरिस्पल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच 3 फ्लाइट संचालित करेगी। यूक्रेन में 20,000 भारतीय नागरिक रहते हैं, जिसमें से 18,000 भारतीय छात्र हैं। ये छात्र मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि रूस ने यूक्रेन की सीमा पर अपने सैनिकों, टैंकों और फाइटर हेलीकॉप्टरों की संख्या को बढ़ा दिया है। रूस से बढ़ते खतरे को देखते हुए यूक्रेन भी टेंशन में है और यूएनएससी की बैठक को बुलाने की मांग की है। और एलएसी पर चीन अपनी चालबाजी में जुटा है तो ड्रैगन की हर चाल पर भारतीय सुरक्षा बलों की नजरें हैं। इस बीच उत्तरी सेना के कमांडर ने गलवान घाटी का दौरा किया है। यह रिपोर्ट 1 मिनट के भीतर देखिए। भारत और चीन के बीच तनाव बरकरार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही कह चुके हैं कि दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहद कठिन दौर में हैं। इस टेंशन के लिए चीन ही पूरी तरह से जिम्मेदार है। उधर गलवान घाटी में चीन अपनी चाल को फिर से कामयाब बनाने की कोशिश में है तो भारतीय सुरक्षा बलों की चीन की निगाहें लगातार चीनी सैनिकों पर है। उत्तरी सेना के कमांडर ने गलवान घाटी का दौरा भी किया है। कमांडर का ये दौरा उसी जगह की है जहां 2020 में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। उत्तरी कमान की जारी की गई तस्वीरों से पता चलता है कि कमांडर इन चीफ डोगरा रेजिमेंट के सैनिकों से आगे के इलाकों में बात कर रहे थे, जहां भारत का तिरंगा लहरा रहा था। ये वही जगह है जहां चीनी सैनिकों से भिड़ंत में 38 चीनी सैनिक नदी में बह गए थे। लेकिन चीन इस बात को बार बार छुपाने की कोशिश करता रहा है। लेकिन हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने चीन की पोल खोल कर रख दी थी। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए कल वोटिंग होनी है तो 5वें चरण के लिए वोटिंग के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। आज क्या है पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं यानी स्टार प्रचारकों का प्लान, 1 मिनट के भीतर इस रिपोर्ट के जरिए समझिएगा। यूपी का सियासी घमासान और सियासी जंग में बीजेपी के इन दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चौथे चरण के लिए कल मतदान है तो 5वें चरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ रण में सबसे आगे हैं। आज पीएम मोदी गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती की 13 विधानसभाओं की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली के साथ पीएम गोंडा, बलरामपुर की 6 विधानसभाओं में वर्चुअल माध्यम से लोगों को संबोधित करेंगे। इस रैली में सीएम योगी की भी मौजूदगी होगी। इससे पहले पीएम मणिपुर में सुबह 11 बजे रैली को संबोधित कर रहे हैं। एक तरफ पीएम ने पूरी ताकत झोंकी हुई है तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद बीकापुर में भी एक रैली को संबोधित कर रहे हैं।
गोंडा में भी करीब 2 बजे योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी के 5वें चरण में वोटिंग के लिए गृह मंत्री अमित शाह प्रतापगढ़ से अपनी रैली की आज शुरुआत कर रहे हैं। फिर प्रयागराज होते हुए लोडियारी, कोरांव, प्रीतम नगर में रैली को संबोधित करने के बाद प्रयागराज में एक जनसंपर्क यात्रा में हिस्सा लेंगे। और यूपी में 5वें चरण के चुनाव के लिए बीजेपी के प्रचार की धार तेज है तो वहीं विपक्ष भी कहीं से पीछे नहीं है। आज क्या है अखिलेश यादव का चुनावी प्लान, 1 मिनट के भीतर इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। उत्तर प्रदेश के सियासी महाभारत में बीजेपी के चुनाव प्रचार की धार सबसे तेज है तो विरोधी सियासी दिग्गज पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो या केजरीवाल या फिर कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है और वोटरों को अपने पाले में करने की जुगत में है। लखनऊ का एक बहुत बड़ा अंग्रेजी के अखबार ने आज अखिलेश यादव प्रयागराज में एक कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं तो चित्रकूट में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहली बार मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। आज पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गोरखपुर, संत कबीर नगर और बस्ती में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दूसरे विरोधियों के साथ बीजेपी, कांग्रेस पार्टी के भी लगातार निशाने पर है। रायबरेली में सोनिया गांधी ने बीजेपी पर अलगाव पैदा करने का आरोप पढ़ा तो बेरोजगारी को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। और अब बात पंजाब की। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए सियासी घमासान मचा है। इस बीच बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है जबकि उनकी कार जब्त कर ली गई। क्या है पूरा मामला, 1 मिनट के भीतर इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। पंजाब में सियासी घमासान तो बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद पर आफत है। पंजाब के मोगा में सोनू सूद के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आरोप है कि सोनू सूद ने चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन किया। हालांकि अभिनेता सोनू सूद का कहना है कि उन्हें क्षेत्र में प्रत्याशी के समर्थकों के धमकाने की खबर मिली थी जिसकी पुष्टि के लिए वो वहां गए थे। पुलिस ने एक गाड़ी को कब्जे में लिया है। इस पर सोनू सूद अपने साथियों के साथ सवार थे। हालांकि वो किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड है। गाड़ी में सोनू सूद के साथ मुंबई के उनके कुछ दोस्त भी थे जबकि 18 फरवरी की शाम से ही बाहरी लोगों को विधानसभा छोड़ने का आदेश था। शिकायत में कहा गया कि सोनू सूद मोगा के मतदाता नहीं है जबकि सोनू का कहना है कि वो मोगा के जन्मे और यहीं पले बढ़े हैं। और उत्तर प्रदेश के सियासी संग्राम में कल चौथे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। उससे पहले आजमगढ़ में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत हो गई है जबकि 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं, बीमार बताए जा रहे हैं। पूरी खबर 1 मिनट के भीतर देखिए। एक तरफ यूपी का चुनावी घमासान है तो दूसरी तरफ जहरीली शराब का तांडव। यूपी के चुनावी समर में चौथे फेज के लिए वोटिंग तो कल है लेकिन उससे पहले ही आजमगढ़ में जहरीली शराब ने कोहराम मचा दिया। कहर ऐसा बरपाया कि एक के बाद एक कई लोगों की जान चली गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दिया तो मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। इस मामले में डीएम ने जिला आबकारी अधिकारी और अहरौला थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया। जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका लगातार बनी हुई है। कई लोगों की हालत गंभीर है और हालात पर नजर है। जहरीली शराब पीकर जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के अनुसार शराब पीने के बाद किसी को पेट में दर्द शुरू हो गया तो किसी को उल्टी और दस्त होने लगे। कुछ को कम नजर आने की शिकायत हो गई। ये घटना कोई नई नहीं है। इससे पहले भी 4 जहरीली शराब कांड में कई लोगों की जान जा चुकी है। और मॉर्निंग प्राइम टाइम में खबरें अभी और भी हैं लेकिन उससे हमारी स्पेशल सेगमेंट सुपर 30 का जिसमें हम देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से आपको वाकिफ कराते हैं, रूबरू कराते हैं। पहली खबर देखिए, यूक्रेन रूस विवाद से जुड़ी हुई। यूक्रेन विवाद के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्र को संबोधित किया और अपने संबोधन में पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के 2 राज्यों को स्वतंत्र देश बनाने का बड़ा ऐलान किया है। पुतिन ने डोनेत्स्क और लुंगस्क को अलग देश के रूप में मान्यता दी है। हालांकि पुतिन के ऐलान के बाद कई देशों ने नाराजगी जताई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसकी निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। पुतिन के ऐलान के बाद अमेरिका ने दोनों राज्यों में कारोबार पर पाबंदी लगाने की बात कही है, जिस पर पुतिन का कहना है कि प्रतिबंधों की धमकी देकर रूस को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन रूस के लिए खतरा काफी बढ़ गया है और रूस को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जवाबी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है और वो अपनी संप्रभुता राष्ट्रीय हितों से कभी समझौता नहीं करेगा।
राष्ट्रपति पुतिन ने अपने संबोधन के दौरान अमेरिका पर भी हमला बोला और कहा कि यूक्रेन को अमेरिका ने अपने नियंत्रण में ले रखा है। यूक्रेन अमेरिका की कॉलोनी बन चुका है, जहां कठपुतली सरकार चल रही है। अमेरिका रूस को मजबूत नहीं देखना चाहता है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के पास एटम बम है और वो रूस पर हमले की योजना बना रहा है, लेकिन यूक्रेन को रूस के लिए खतरा नहीं बनने दिया जाएगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर रूसी गैस की चोरी करने का आरोप भी लगाया। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन ऊर्जा का उपयोग रूस को ब्लैकमेल करने के लिए कर चुका है। सोवियत रूस के बाद यूक्रेन के व्यवहार को लेकर भी हमला बोलते हुए पुतिन ने कहा कि वहां के नेता बिना किसी दायित्व के रूस से सभी अच्छी चीजें चाहते हैं। पूर्वी यूक्रेन में नए नाजियों का उदय हो रहा है। यूक्रेन रूस विवाद के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया ने कदम बढ़ाया है। एयर इंडिया ने फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए आज से उड़ानें शुरू होने वाली है। एयरलाइन कंपनी 22, 24 और 26 फरवरी को भारत और यूक्रेन के बोरिसपिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच 3 फ्लाइट संचालित करेगी। इससे पहले भारत सरकार ने भी भारतीयों को अस्थायी तौर पर यूक्रेन छोड़ने की बात कही थी। और सुपर 30 में अब वक्त है आपके राज्यों की बड़ी खबरें देखने का। कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई के बाद भी कोई फैसला नहीं हो सका। आज एक बार फिर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट में फिर दोहराया कि हिजाब आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है, इसे शैक्षणिक संस्थानों से बाहर ही रखना चाहिए। हिजाब विवाद हिंसक रूप लेता जा रहा है। अब उडुपी जिले के मालपे में अज्ञात लोगों ने एक होटल पर हमला कर दिया, जिसमें एक शख्स घायल हो गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित के पिता ने हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हमले को लेकर 70 से ज्यादा आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है। इस हमले से होटल में काफी नुकसान हुआ है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद तनाव बरकरार है। शिवमोगा में आज भी स्कूल कॉलेज बंद रखे गए हैं। पूरे इलाके में धारा 144 लागू रहेगी। इसी के साथ ही हालात खराब ना हो सके, इसके लिए आरपीएफ की तैनाती कर दी गई है। वहीं सोमवार को बजरंग दल कार्यकर्ता हर्ष की अंतिम यात्रा के दौरान भी हिंसा हुई। दुकानों पे पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को काबू में किया। शिवमोगा हत्याकांड को लेकर अब एनआईए जांच की मांग उठने लगी है। विश्व हिंदू परिषद ने पूरे मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। वहीं कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने बताया कि मामले में 3 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है और आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं गृह मंत्री ने बताया कि पूरे मामले में एसडीपीआई पीएफआई लिंक की भी जाँच की जा रही है। इधर कर्नाटक के मंत्री शोभा करांजले ने हत्या के पीछे पीएफआई के हाथ होने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जहरीली शराब से अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि इससे पहले 9 लोगों की मौत की खबर आई थी। वहीं 12 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पूरे मामले में डीएम ने कहा कि दोषियों पर एनएसए गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आबकारी विभाग के 3 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि माहौल नगर पंचायत में कथित सरकारी ठेके से शराब खरीदी गई थी। वहीं मृतकों के परिजनों ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने रजवाड़ा इलाके में जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से हथियार और गोला बारूद भी जब्त किया गया है। घाटी में आतंकियों की सफाई के लिए सेना और पुलिस का ऑपरेशन जारी है। अब गिरफ्तार आतंकी से पूछताछ की जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आतंकी कहां छिपे हुए हैं। कोरोना के खिलाफ भारत को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। डीसीजीआई ने बायोलॉजिकल ई लिमिटेड की कोविड वैक्सीन कोर्बेवैक्स को मंजूरी दे दी है। कोर्बेवैक्स वैक्सीन 12 से 18 साल के बच्चों को लगाई जा सकेगी। इस वैक्सीन की 2 डोज 28 दिनों के अंदर लेनी होगी। वैक्सीन को 2 से 8 सेल्सियस पर स्टोरेज किया जाता है। अब 12 से 15 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जा सकेगी। इससे पहले 15 साल से ज्यादा के बच्चों को ही वैक्सीन लगाई जा रही थी। मणिपुर और यूपी में बचे हुए चरणों के लिए प्रचार जोरों पर है। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों राज्यों में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे।
पीएम सबसे पहले सुबह 11 बजे मणिपुर के यासकुली में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे उत्तर प्रदेश के बहराइच में चुनावी रैली को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील करेंगे। इधर राहुल गांधी भी मणिपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश में 5वें और बाकी बचे चरणों के लिए आज दिग्गजों का जमावड़ा लगने वाला है। सीएम योगी आज ताबड़तोड़ 5 सभाएं करेंगे। वहीं अखिलेश यादव प्रयागराज में एक के बाद एक 4 चुनावी सभाएं करेंगे। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 4 जगहों पर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए लोगों को संबोधित करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गोरखपुर, संत कबीर नगर और बस्ती में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी देवरिया और बलिया में चुनाव प्रचार करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अबू धाबी दौरे पर हैं, जहां आज वो यूएई की संसद को संबोधित करेंगे। इससे पहले सोमवार को उन्होंने फेडरल नेशनल काउंसिल के अध्यक्ष सकर गोबाज से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच मजबूत हो रहे द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। ओम बिरला अबू धाबी और दुबई में सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व वाली जगहों की यात्रा भी करेंगे। बता दें कि लोकसभा स्पीकर 21 से 25 फरवरी तक यूएई के दौरे पर है। इजरायल ने नए नौसैनिक रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस परीक्षण के जरिए रॉकेट, क्रूज मिसाइल और ड्रोन सहित कई खतरों को परखा गया। बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा श्रेणी के तहत इजरायल जो प्रणाली विकसित कर रहा है, वो क्षेत्र में ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ काम करने और उनकी हथियार प्रणालियों से सुरक्षा करने में सक्षम बनाता है। सूडान की राजधानी खार्तूम में हजारों लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और देश में नागरिक शासन लागू करने की मांग की। इस दौरान भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान करीब 10 लोग घायल हुए हैं। दरअसल सैन्य तख्तापलट होने के बाद देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। अब सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रागनंदा ने बड़ा उलटफेर करते हुए दुनिया के नंबर 1 चेस मास्टर मैग्नस कार्लसन को करारी शिकस्त दी है। यह उपलब्धि प्रागनंदा ने महज 16 साल की उम्र में हासिल की है, जबकि कार्लसन की उम्र 31 साल है। भारतीय ग्रैंड मास्टर के इस जीत से 8 अंक हो गए हैं और वह 8वें दौर के बाद संयुक्त 12वें स्थान पर है। 2018 में प्रागनंदा ने ग्रैंड मास्टर का दर्जा हासिल कर इतिहास रचा था। उस वक्त उनकी उम्र महज 12 साल थी। रिद्धिमान साहा को श्रीलंका सीरीज के लिए टीम में जगह नहीं मिलने से विवाद बढ़ गया है। साहा ने ट्वीट कर एक कथित पत्रकार पर खुद को धमकाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद बीसीसीआई एक्शन में आ गया है। अब बीसीसीआई साहा के आरोप की जांच के साथ ही उनसे पूछताछ करेगा। साहा के ट्वीट के बाद रवि शास्त्री, वीरेंद्र सहवाग और हरभजन सिंह ने उनका समर्थन करते हुए पत्रकार का नाम उजागर करने को कहा था। और सुपर 30 में आप देखिए इंटरनेशनल खबरें। तो सबसे पहले बात उस साइकिल की जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी ग्राउंड पर उतरकर आतंकवाद से जोड़ दिया है। सवाल यह है कि आखिर पीएम मोदी ने ऐसा बयान क्यों दिया, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, आज हम यही डिकोड करेंगे। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही आतंकवादियों के प्रति मेहरबान रहे हैं। तो हरदोई की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल का संबंध आतंकवाद से जोड़ दिया। लेकिन क्या यह महज चुनावी भाषणबाजी का एक स्टंट था या पीएम ने बहुत सोच समझकर यह बयान दिया? एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। ये सवाल इसलिए क्योंकि ये देश साइकिल जीवियों का है। सपनों में भले मोटर गाड़ी हो, लेकिन देश के करोड़ों लोग चलते साइकिल पर ही हैं। हर महीने 5 लाख से ज्यादा साइकिल बिक जाती हैं यहाँ।
और खुद पीएम न केवल कई मौकों पर साइकिल चलाने की हिमायत कर चुके हैं, बल्कि साइकिल की सवारी वाली उनकी तस्वीरें भी वायरल हुई हैं। दरअसल पीएम मोदी समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के आतंकवाद कनेक्शन के बहाने आम मतदाताओं की उस साइकोलॉजी के तार छेड़ रहे थे, जिसमें वोटर वोट डालते वक्त साइकिल चिन्ह देखते ही आतंकवाद के उस कनेक्शन को याद कर जाए। फिर धर्म जाति में बटा वोटर अगर किसी एक बात पर आ सकता है तो वो देश की सुरक्षा और राष्ट्रवाद ही है। और यही वजह है कि अखिलेश ने पहले ट्वीट कर मोदी को ये कहते हुए घेरने की कोशिश की कि उन्होंने साइकिल का अपमान नहीं, देश का अपमान किया है। बाद में टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत में अखिलेश ने फिर पलटवार किया। साइकिल पर निशाना साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो अपने कार्यकाल की नाकामी के बारे में बता रहे थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी की बड़ी पहचान साइकिल है और उत्तर प्रदेश का जो मतदाता पढ़ा लिखा नहीं है या कहीं अनपढ़ है, वो भी साइकिल से समाजवादियों का संबंध समझता है। और यही वजह है कि कभी साइकिल रैली को समाजवादी अपना हथियार बनाते हैं तो चुनावी रथ के साथ भी साइकिल साथ चलती दिखती है। मैं आपको एक दिलचस्प बात बता दूं कि 1960 में जब समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तो सैफई से इटावा जाने के लिए उनको एक साइकिल की जरूरत थी और वो साइकिल उन्होंने ताश के खेल में जीती थी, जो बाद में समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह बनी। योगी जी की सरकार ने फिलहाल पीएम ने दांव चल दिया है और साइकिल विवाद पर जितना हंगामा होगा, पीएम के आतंकवादियों से समाजवादियों के कथित आरोप पर भी उतनी ज्यादा बात होगी। जाहिर है ये स्थिति बीजेपी के लिए मुफीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइकिल को आतंकवाद से क्यों जोड़ा, इसके पीछे का मकसद क्या है, ये तो वही जाने। लेकिन सच ये है कि प्रधानमंत्री के इस बयान से यूपी के मैदान में नया तूफान आ गया है। वजह है दिग्गजों के फौलादी बयान। सुनिए। समाजवादी पार्टी को दिया जाने वाला कोई भी समर्थन का मतलब आतंकवाद को और माफिया और अपराधियों को प्रश्रय देने जैसा है। अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। पेशेवर अपराधी और माफियाओं को प्रदेश के संसाधनों पर डकैती डरवाने के लिए सीधे सीधे उनके लिए कालीन बिछाने जैसा है। और मुझे लगता है कि कोई भी समझदार व्यक्ति ये भूल कभी नहीं करेगा। और मुझे लगता है पहले ही चरण से हमारी प्रदेश की माताओं बहनों ने तो इस कसम खा ली है कि कुछ भी हो जाए, जिन साइकिलों पर बैठ करके जगह जगह विस्फोट होते हैं, बमबाजी होती थी, उन साइकिलों को तो पंचर ही करके रहेंगे, उनको नहीं आएगा। इन फिजूल की बातों का तो जवाब देने का तो मुझे की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये फिजूल की बातें हैं। उनको भी मालूम है कि ये सच नहीं है। वो चुनाव की वजह से कह रहे हैं। हम उनसे कह रहे हैं कि जो यहाँ पे समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, आज कह रहे हैं कि अभी उनको जानकारी मिली है इन समस्याओं के बारे में। ये क्या मतलब है भाई? आप प्रधानमंत्री हैं, क्या मुख्यमंत्री जी आपको जानकारी नहीं देते? 5 साल से आपकी सरकार थी तो आपने ये समस्याओं को हल करने के लिए क्या किया? इनका जवाब दीजिए ना। ये फिजूल की बातें, आतंकवादी ये वो, क्या फिजूल की बातें हैं? प्रधानमंत्री जी आके बोले देश में जो साइकिल चलाता है सारे आतंकवादी हैं। मैं जितने साइकिल चलाने वाले हैं भाई साहब, ये गरीबों के ऊपर चोट है। गरीबों को, सारे गरीबों को प्रधानमंत्री जी आतंकवादी बोल रहे हैं। जितने साइकिल चलाते हैं सारे साइकिल चलाने वाले जब बटन दबाने जाओ तो बता देना बीजेपी वाले आतंकवादी हैं कि साइकिल चलाने वाले आतंकवादी हैं। और हमारे पास आतंकवादियों की वो पूरी लिस्ट है जिन्हें बचाने के लिए अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल के दौरान पूरी ताकत झोंक दी। देखिए। प्रधानमंत्री मोदी का समाजवादी पार्टी पर सीधा आरोप कि वो आतंकियों के मददगार है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में मोहम्मद तारिक काज़मी के नाम का कई बार जिक्र किया। मोहम्मद तारिक काज़मी पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था और पीएम का आरोप था कि समाजवादी पार्टी की सरकार आतंकवादियों की मददगार थी। तारिक काज़मी पर चल रहे मुकदमों को वापस लेने की कोशिश की गई थी। जब 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से सत्ता में आई तो इन लोगों ने शमीम अहमद नाम के आरोपी पर ये बम धमाका का जो चल रहे थे,
मुकदमों को वापस लेने का फैसला लिया था भाइयों। समाजवादी पार्टी की सरकार पर प्रधानमंत्री मोदी का आरोप निराधार नहीं है। टाइम्स नाउ नवभारत के पास आरोपी आतंकियों के नाम, समाजवादी पार्टी की सरकार की सिफारिश और अदालत की राय के दस्तावेज मौजूद हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर जो कागज देख रहे हैं उसके दूसरे नंबर पर वही नाम है जिसका जिक्र पीएम मोदी ने किया, मोहम्मद तारिक काज़मी। काज़मी पर गोरखपुर में हुए बम धमाकों में शामिल होने पर कई धाराओं में आरोप था। मुकदमों की वापसी के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार के आदेश की तारीख 5 मार्च 2013 की है। इस बात का भी जिक्र है कि अदालत ने मुकदमा खारिज करने से इनकार कर दिया। तारिक काज़मी पर मुकदमा चला और अदालत ने उसे 20 साल की सजा सुनाई। तारिक काज़मी और खालिद पर बाराबंकी में भी मुकदमा दर्ज था। अखिलेश सरकार ने 18 अप्रैल 2013 को मुकदमा हटाने की सिफारिश की। कोर्ट ने मुकदमा खत्म करने से इनकार कर दिया। केस चला। काज़मी और खालिद को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 2007 में गोरखपुर में आतंकी हमला हुआ था। 2013 में समाजवादी सरकार ने तारिक काज़मी नाम के आरोपी से केस वापस ले लिया था। अदालत ने मना किया, केस चला और परिणाम क्या आया? 20 साल की सजा हुई दोस्तों, 20 साल की सजा। उसको वो बचाना चाहते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार की सिफारिश वाली लिस्ट में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल कई आरोपियों के नाम हैं। वाराणसी के दशाश्वमेध थाने में शमीम अहमद उर्फ सरफराज पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है। सरफराज पर वाराणसी में 23 नवंबर 2007 को हुए धमाकों में शामिल होने का आरोप है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार ने 5 मार्च 2013 को सरफराज के खिलाफ चल रहे मुकदमे को खारिज करने की सिफारिश भेजी। सिफारिश पर कार्रवाई नहीं हुई। मुकदमा अब भी चल रहा है। पीएम मोदी ने लखनऊ में हुए ब्लास्ट का जिक्र किया और कहा कि लखनऊ ब्लास्ट के आरोपियों को भी अखिलेश सरकार ने बचाने की कोशिश की। 2007 में लखनऊ अयोध्या के कोर्ट परिसर में बम धमाके हुए थे। 2013 में समाजवादी सरकार ने फिर आतंकी पर चल रहा मुकदमा वापस ले लिया था, लेकिन इस मामले में भी अदालत ने समाजवादी सरकार की साजिश नहीं चलने दी और आतंकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में इम्तियाज अली और सितारा बेगम के साथ कुछ और लोगों पर शासकीय गोपनीयता अधिनियम के साथ साथ कई धाराओं पर मुकदमा दर्ज था। 18 अप्रैल 2013 को आरोपियों पर से मुकदमा खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सिफारिश की गई। कोर्ट ने मुकदमा खत्म करने से इनकार किया। केस चला। आरोपी दोषी साबित हुए और 23 साल के कारावास की सजा दी गई। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आतंकवादियों पर मुकदमा हटाने की समाजवादी सिफारिश के मुद्दे को बीजेपी युद्ध स्तर पर इस्तेमाल कर रही है। पीएम मोदी खुद इस पिच पर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं का रवैया और भी खतरनाक रहा है। ये लोग ओसामा जैसे आतंकवादी को जी कहकर बुलाते हैं। ये लोग बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के सफाए पर आंसू बहाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी चुनावी स्टेज से फुल वॉल्यूम में समाजवादी पार्टी को इसी मुद्दे पर घेरने में लगे हैं। वो इसलिए क्योंकि फहरिस्त जरा लंबी है। तो अब तक बताए गए नामों के अलावा आरोपी अहमद हसन उर्फ बाबू, मुख्तार हुसैन, मोहम्मद अली अकबर, अजीजुर रहमान, नौशाद हाफिज, नूरुल इस्लाम, याकूब, नासिर हुसैन, मोहम्मद कलीम, अरशद, मकसूद, जावेद उर्फ गुड्डू, ताज मोहम्मद पर नवंबर 2007 में हुए बम धमाकों में शामिल होने का आरोप लगा। अखिलेश यादव की सरकार पर इन सभी को बचाने का आरोप लगा। अखिलेश यादव की सरकार पर इन सब से मुकदमा खत्म करने की सिफारिश का आरोप लगा। केस अब तक चल रहा है और मुद्दा चुनावी हो चुका है। 4 चरणों का मतदान बाकी है। ट्रेलर रिलीज हो चुका है और पिक्चर 10 मार्च को चुनावों के नतीजों के साथ रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और यूपी चुनाव में साइकिल और आतंकी एंट्री ने गन्ना और जिन्ना के मुद्दे को काफी पीछे छोड़ दिया है।
मुद्दे को भुनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने समाजवादी पर हमला बोला था, तो कल योगी और अमित शाह ने अटैक किया। अखिलेश यादव ने भी इन तमाम हमलों का पलटवार किया है, जवाब दिया। इस रिपोर्ट को देखिए। आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का उस समय दुस्साहसिक कृत्य किया था। साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए। इनका छोटा नेता है वो छोटा झूठ बोल रहा है, जो बड़ा नेता है वो बड़ा झूठ बोल रहा है, और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। चुनाव पर जोर है, हर तरफ आतंक का शोर है, हर तरफ आतंक के साइकिल मॉड्यूल की चर्चा हो रही है। यूपी की हर रैली में आतंक और साइकिल की गूंज सुनाई दे रही है। आजमगढ़ में एक आतंकवादी तो फांसी की सजा जो पाया है उसका अब्बा समाजवादी पार्टी का प्रचारक है आजमगढ़ में। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। और इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए इनके बयान घटिया आ रहे हैं। जनता ने इनकी खड़ी कर दी है खटिया, इसीलिए इनके बयान आ रहे हैं घटिया। उत्तर प्रदेश में 3 चरण का मतदान पूरा हो चुका है। अब चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें चरण का मतदान बाकी है। इन 4 चरणों के दौरान करीब 230 सीटों पर मतदान होगा। ऐसे में सीएम के तौर पर अखिलेश के कार्यकाल के दौरान आतंकियों को लेकर अपनाई गई नरमी की नीति पर सवाल खड़ा कर बीजेपी ने बड़ा दांव खेल दिया। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हुए हमले का हो, काशी में संकट मोचन मंदिर में तो 28 निर्दोष लोग मारे गए थे। सीआरपीएफ कैंप पर रामपुर में हमला हुआ था। लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमला हुआ था। गोरखपुर, कानपुर और बिजनौर में सीरियस ब्लास्ट हुए थे। इन सभी घटनाओं के दोषियों को, आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की कुत्सित चेष्टा की थी श्री अखिलेश यादव ने। इससे पहले पीएम मोदी ने उन्नाव में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश के आतंकियों के प्रति सहानुभूति पर निशाना साधा था। अमित शाह ने अखिलेश की तुष्टीकरण की नीति पर सवाल उठाया और एक धर्म विशेष का चश्मा पहनने का आरोप लगाया। मैंने एक चश्मा देखा है, पहना है ना ऐनक, पहना है या नहीं पहना है? मुझे इससे आप एकदम साफ तरीके से आर पार दिखाई देते। अखिलेश बाबू भी एक ऐनक पहनते हैं। वो ऐनक में से इनको एक ग्लास से एक जाति दिखाई पड़ती है और दूसरे ग्लास से एक धर्म दिखाई पड़ता है और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। धर्म विशिष्ट से सपा प्रेम और आतंक के साइकिल मॉड्यूल को लेकर हुए हमले के बाद सपा सुप्रीमो सामने आए। अखिलेश ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी के नेताओं को झूठा करार दिया। सुने होंगे बीजेपी के, ये जो बीजेपी के नेता जो हैं, इनके भाषण सुने होंगे आपने। इनका जो छोटा नेता है, वो छोटा झूठ बोल रहा है। जो बड़ा नेता है वो बड़ा झूठ बोल रहा है, और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। बीजेपी का साइकिल वाला ये दाव कितना कारगर साबित होगा, वोटर्स को कितना लुभा पाएगा, यह हम नहीं जानते। लेकिन आतंक की एंट्री से विकास और गन्ने की लड़ाई अब पीछे छूटती नजर आ रही है। चौथे चरण की पूरी लड़ाई आतंकवाद और आतंक पर केंद्रित हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और आतंकवाद पर नरमी बरतने के आरोपों को लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी को समाज विरोधी पार्टी कह चुकी है। अब साइकिल पर आर पार हो रही है। इससे पहले समाजवादी पार्टी की लाल टोपी पर प्रधानमंत्री रेड अलर्ट कर चुके हैं।
तब जवाब में अखिलेश ने कमल के फूल को झूठ का फूल कहा था। सुनिए। लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। ये झूठ के फूल हैं, ये झूठ के फूल हैं। इनके झूठ के फूल से कोई खुशबू नहीं आ सकती और चिलमजीवी कभी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते।